पढ़ लिया कि होता क्या है। अब ज़रा डबल एंट्रीज बनाते हैं कि डबल एंट्री बनाई कैसे जाती हैं। मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने एक अदर चार्ट बनाया हुआ है, इसमें हम डबल एंट्री अपनी रिकॉर्ड करेंगे कुछ इस तरह से कि यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा डेट। अब क्योंकि हमारे पास इन ट्रांजेक्शन्स की डेट नहीं है तो हम यहाँ पे सीरियल नंबर मेंशन कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा मेरे पास पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स को आज तक आप लोग शायद पर्टिकुलर्स के साथ साथ डिस्क्रिप्शन के नाम से भी पढ़ते आए होंगे। इसके बाद आ जाता है मेरे पास यहां पर पोस्टिंग रेफरेंस। क्या आता है? पोस्टिंग रेफरेंस, या जिसे हम पीआर बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है मेरे पास यहां पर डेबिट, या फिर जिसे हम डीआर लिखते हैं। और उसके बाद क्रेडिट, या फिर जिसे हम सीआर लिखते हैं। हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पता है कि इंक्रीज और विल इंक्रीज और डिक्रीज ऑन डेबिट, या इट विल इंक्रीज ऑन और डिक्रीज ऑन क्रेडिट। अब ये किस तरीके से होता है, इसके लिए हमने हेड्स ऑफ अकाउंट पढ़े थे और उनका नेचर हमने पढ़ा था। हमारी पहली ट्रांजेक्शन है, मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 30,000 एंड बैंक 50,000। मैंने कारोबार में 50,000 रुपए नकद डाले और कारोबार के बैंक अकाउंट में कारोबार में 30,000 रुपए नकद डाले और बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए डिपॉजिट करवा दिए। मेरे कारोबार में कैश और बैंक दोनों इंक्रीज हो गया। कैश और बैंक दोनों मेरे लिए एसेट है, और एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो पहली ट्रांजैक्शन मेरी क्या आ गई? कैश बैंक। कैश मेरा इंक्रीज हो गया 30,000 से, बैंक मेरा इंक्रीज हो गया 50,000 से। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल कितना डेबिट हुआ? 80,000। तो क्रेडिट भी 80,000 ही होना चाहिए है, क्योंकि ये पैसा मैंने कारोबार में इन्वेस्ट किया। तो जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं कारोबार में तो मैं उसको रिकॉर्ड करता हूं बाय द नेम ऑफ कैपिटल। पहली ट्रांजैक्शन समझ आ रही है सबको? आगे बढ़ते हैं। परचेज अ वैन पेइंग बाय चेक 3,000। मैंने एक अदद वैन खरीदी चेक के थ्रू पेमेंट करके 3,000 रुपए की। तो मैंने वैन जो खरीदी, वैन मेरा एसेट है। एसेट मेरा इंक्रीज हो गया वैन के नाम से। कितने से? 3,000 से। अब मुझे यह पता है कि 3,000 डेबिट है तो 3,000 क्रेडिट भी होगा। क्रेडिट किस नाम से होगा? ये वैन मैंने खरीदी है चेक देके, मतलब मेरे बैंक से पैसे गए, मेरा बैंक डिक्रीज हो गया, बैंक को डिक्रीज कर दिया क्रेडिट करके। अगली ट्रांजैक्शन पे आते हैं। परचेज फर्नीचर फ्रॉम हैबिट लिमिटेड 2,000। परचेज फर्नीचर फ्रॉम हैबिट लिमिटेड 2,000। फर्नीचर खरीदा है मैंने। फर्नीचर एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा। 2,000 का मैंने फर्नीचर खरीद लिया। और यहां पर अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये फर्नीचर मैंने ट्रेडिंग की नीयत से खरीदा है? नहीं, ये फर्नीचर मैंने खरीदा है कि मैं अपने ऑफिस में रखूं, बैठूं और पढ़ूं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? सन्ड्री पेबल्स। अगर आप सन्ड्री पेबल नहीं लिख रहे तो आप खाली पेबल्स भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? खाली। तो ये हो जाएगा कितना? 2,000। अगली ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम एबीसी पीएलसी फॉर 2,500। एबीसी पीएलसी से मैंने सामान खरीदा है 2,500 का। यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि ये क्रेडिट पे या कैश पे, लेकिन कंपनी है। और मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर इन अ ट्रांजैक्शन अ कंपनी इज इन्वॉल्व वी विल अज्यूम दैट द ट्रांजैक्शन इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मैंने एबीसी पीएलसी से गुड्स खरीदे। क्या खरीदा है? गुड्स खरीदे या फिर मर्चेंडाइज खरीदी है। मर्चेंडाइज, गुड्स या इन्वेंट्री उन तमाम चीज़ों को कहा जाता है जो मैं बेचने की नीयत से खरीदता हूँ। और जब भी मैं बेचने की नीयत से कोई चीज़ खरीदूँ
तो मैं उसको हमेशा रिकॉर्ड करता हूं बाय द नेम ऑफ परचेजेस, बाय द नेम ऑफ परचेजेस। परचेजेस यहां पे मेरी डेबिट हो जाएंगी कितने से? 2500 से। 2500 डेबिट हुआ तो मुझे पता है 2500 ही क्रेडिट भी होगा, लेकिन किस नाम से होगा? अब यहां पर आएगा मेरे पास अकाउंट्स पेबल, अब यहां पर मेरे पास क्या आएगा? आइदर अकाउंट्स पेबल या फिर ट्रेड पेबल। ये चीज समझ आती है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर जेड 300। यहां भी मेंशन नहीं है कि ये क्रेडिट पे है या कैश पे है, लेकिन यहां पे क्या कोई कंपनी इन्वॉल्व है? नहीं। और मैंने आपको बताया था व्हेनेवर अ ट्रांजैक्शन अकर्स बिटवीन टू इंडिविजुअल वी विल अज्यूम दैट इट इज अ कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन। मैंने मिस्टर जेड से परचेजेस किए, परचेजेस डेबिट हो जाएंगी कितने से? 300, और 300 क्रेडिट भी हो जाएगा विद कैश, क्योंकि मेरी जेब से पैसा गया वो कम हो गया। जब पैसा मेरी जेब से जाता है तो वो एसेट है मेरा, एसेट मेरा कम होता है तो मैं उसको क्रेडिट कर देता हूं। अगली ट्रांजैक्शन पर आते हैं। रिटर्न सम ऑफ द फॉल्टी फर्नीचर टू हैबिट लिमिटेड 120। मैंने हैबिट लिमिटेड से कुछ फर्नीचर खरीदा था जो कि अब मैं वापस कर रहा हूं। मतलब मैंने हैबिट लिमिटेड को अभी तक पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए तो मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी जो ऑलरेडी बनाई हुई थी मैंने, और लायबिलिटी मैंने बनाई थी बाय द नेम ऑफ और क्योंकि मेरे पास फर्नीचर कम हो रहा है तो फर्नीचर को मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा, सिंस फर्नीचर इज माय एसेट। अमाउंट कितना आएगा? आगे बढ़ते हैं। अगली ट्रांजैक्शन है मेरे पास रिटर्न सम ऑफ एक्सपायर गुड्स टू एबीसी पीएलसी 150। मैंने एबीसी पीएलसी से सामान खरीदा था उधार पे, क्या मैंने पैसे दे दिए थे? नहीं दिए। अब जब मैं सामान वापस कर रहा हूं तो मेरा उधार कम हो जाएगा, और उधार किस नाम से रिकॉर्डेड था मेरा एबीसी पीएलसी वाला? अकाउंट्स पेबल को मैं डेबिट कर दूंगा, और अब यहां पर आएगा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है कि जब मैं खरीदा हुआ सामान वापस कर दूं, जब मैं खरीदा हुआ सामान वापस कर दूं तो मैं क्या रिकॉर्ड करता हूं? परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करता हूं। कितने से? 150 डेबिट और 150 क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं। रिटर्न गुड्स टू मिस्टर जेड $75। मिस्टर जेड से मैंने सामान खरीदा था कैश पे, अब अगर जाके उसको सामान वापस कर रहा हूं तो कैश वापस मिल जाएगा मुझे। मेरे पास कैश आया तो मेरा कैश इंक्रीज हो गया, मैंने डेबिट कर दिया कितने से? 75। और अगेन क्योंकि सामान वापस कर रहा हूं तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? परचेज रिटर्न 75। अगली ट्रांजैक्शन पे आते हैं। पेड रेंट फॉर द मंथ 275। यहां पे कुछ मेंशन नहीं है कि मैंने रेंट कैसे पे किया, कैश से या बैंक से। और मुझे ये पता है कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में मेंशन ना हो कि मैंने पेमेंट कैसे किया तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि पेमेंट कैश से किए, अनटिल एंड अनलेस वहां पे एक कंपनी इन्वॉल्व हो। अगर कंपनी इन्वॉल्व होगी तो उस ट्रांजैक्शन को हम बैंक कर देंगे, कैश नहीं करेंगे। क्लियर है ये चीज? रेंट मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है। मैंने यहां पे मेंशन कर दिया रेंट एक्सपेंस डेबिट। कितने से? 275। 275 डेबिट है तो 275 क्रेडिट भी होगा। मैंने पेमेंट कैसे की है? कैश के थ्रू की है, कैश मैंने क्रेडिट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पे फिर मेंशन कर दूं डेट,
particulars, posting reference, debit and credit. Paid wages by check $150. Paid wages by check $150. मैंने सैलरी पे की है, वेजेस पे की हैं. आप चाहो तो यहां पर वेजेस एक्सपेंस भी मेंशन कर सकते हो. आप चाहो तो आप यहां पर सैलरी एक्सपेंस भी मेंशन कर सकते हो. एक ही बात है. वेजेस का क्या मतलब होता है? दिहाड़ी, तनख्वाह. सैलरी का क्या मतलब होता है? तनख्वाह. तो आप दोनों चीजें मेंशन कर सकते हो. और मैंने ये पेमेंट कैसे की? बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू. मेरा बैंक से बैलेंस कम हो गया तो बैंक को मैंने यहां पे क्रेडिट कर दिया. कितने अमाउंट से? 150. कोई मसला है यहां तक? आगे बढ़ते हैं. मिस्टर एक्स डिपॉजिट 2000 कैश इन बैंक अकाउंट. मिस्टर एक्स डिपॉजिट 2000 कैश इन बैंक अकाउंट. बैंक में पैसे इंक्रीज हो गए. बैंक में पैसे, तो बैंक को मैंने डेबिट कर दिया. और ये पैसे मैंने कहां से निकाले थे? कैश से. कैश कम हो गया मेरे पास, कैश क्रेडिट कर दिया. कितने से? 2000. और यहां पे पहली दफा पोस्टिंग रेफरेंस में एक चीज आएगी, ब्रैकेट में सी लिख दोगे आप. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कॉन्ट्रा एंट्री. क्या मतलब है इसका? कॉन्ट्रा एंट्री. अगली ट्रांजैक्शन पे जाते हैं. विथड्रॉ 3000 फ्रॉम बैंक एंड पुट इट इन कैश टिल. मैंने बैंक से 3000 रुपए निकलवाए और कैश में जाके जमा करवा, कैश में जाके रख दिए. बैंक से 3000 रुपए निकलवाए तो बैंक मेरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. और जाके कैश में रख दिए और कैश मेरा बढ़ जाएगा. बेटा ये वाली एंट्री भी कॉन्ट्रा एंट्री है. ये वाली एंट्री भी क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री है. मैं जब भी कैश और बैंक की ट्रांजैक्शन करता हूं जिसमें कैश और बैंक दोनों पर इंपैक्ट आए तो वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है. वो क्या कहलाती है? कॉन्ट्रा एंट्री. मैंने एक जेब से पैसे निकाल के दूसरी जेब में रख दिए, ये कॉन्ट्रा है. कंट्रास्ट में आ गया ना, पहले इस जेब में पड़े हुए थे, अब दूसरी जेब में रख दिए, तो ये क्या है? कंट्रास्ट में आ गया, कॉन्ट्रा एंट्री है. कितने की है ये? 3000 डेबिट और 3000 क्रेडिट. आगे बढ़ते हैं. विथड्रॉ 200 फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज. बैंक से 200 रुपए निकाले जाती इस्तेमाल के लिए. मैं जब भी जाती इस्तेमाल के लिए कोई चीज निकालता हूं तो वो कहलाती है ड्राइंग. मैं जब भी जाती इस्तेमाल के लिए कोई चीज निकालता हूं तो वो क्या कहलाती है? ड्राइंग कहलाती है. ड्राइंग कारोबार के लिए एक अदद खर्चा है. ड्राइंग कारोबार के लिए क्या है? खर्चा है. और खर्चा जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है. तो ड्राइंग्स मैंने कर दी डेबिट. कितने से? 200 से. और 200 ही मैं क्रेडिट भी करूंगा. लेकिन किस चीज से क्रेडिट करूंगा? मैंने 200 रुपए कहां से निकाले? बैंक से. तो बैंक कम हो गया, तो बैंक को मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा. आगे बढ़ते हैं. टुक 150 फ्रॉम कैश फॉर पर्सनल यूज. 150 रुपये मैंने कैश निकाला है कारोबार से जाती इस्तेमाल के लिए. 150 रुपया मैंने क्या किया? कैश निकाला है कारोबार से जाती इस्तेमाल के लिए. अगेन पर्सनल यूज है तो ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट. कितने से? 150
150। अगली ट्रांजैक्शन पे आते हैं। विथड्रू took an item of inventory $800 for personal use। took an item of inventory $800 for personal use। मैंने अपनी इन्वेंट्री में से कुछ सामान निकाला जाती इस्तेमाल के लिए। बेटा कहलाएगा तो ये भी ड्राइंग ही कहलाएगी, तो ये भी ड्राइंग ही कहलाएगी। लेकिन अब यहां पर मैं क्रेडिट क्या करूंगा? अगेन ये वही बात आ गई कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे क्रेडिट क्या करना है। क्या मैं यहाँ पे इन्वेंट्री को क्रेडिट करूं या मैं यहाँ पे परचेजेस को क्रेडिट करूं? अब जरा समझना, ये जो ट्रांजैक्शन है ये ड्यूरिंग द पीरियड हुई है। ये ट्रांजैक्शन जो है ये क्या है? ड्यूरिंग द पीरियड है। ये क्या है? ड्यूरिंग द पीरियड। ड्यूरिंग द पीरियड जो भी ट्रांजैक्शन होती है, अगर मैं अपनी इन्वेंट्री निकालूं ड्यूरिंग द पीरियड फॉर पर्सनल यूज, तो मैं हमेशा परचेजेस को क्रेडिट करूंगा। किसको क्रेडिट करूंगा? परचेजेस को, क्योंकि इन्वेंट्री मैंने किस नाम से रिकॉर्ड की थी? परचेजेस के नाम से रिकॉर्ड की थी। अब जब मैं परचेजेस में से सामान निकाल रहा हूं तो मेरी परचेजेस ही क्रेडिट होंगी ना भाई, ऐसा ही है। तो यहां पर आ जाएगा 800 डेबिट अगेंस्ट ड्राइंग एंड 800 क्रेडिट अगेंस्ट परचेजेस। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू XYZ लिमिटेड फॉर 5000 कॉस्टिंग 1500। बेटा अब जब मैं डबल एंट्री की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? डबल एंट्री की बात कर रहा हूं, तो ये कॉस्टिंग वाला इम्पैक्ट 1 मिनट के लिए हटा दो। डबल एंट्री में मुझे कॉस्टिंग का इम्पैक्ट नहीं डालना होता, क्योंकि मैं यहाँ पर इंटरलॉकिंग सिस्टम पे बात कर रहा हूँ। किस पे बात कर रहा हूँ? इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग में कॉस्टिंग नाम की कोई चीज नहीं आती, वो इंटीग्रेटेड में आती है, जहां मैं फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट साथ लेके चल रहा होता हूँ। याद करो लास्ट टाइम मैंने उनकी क्लास में बताई थी ये बात। मैं यहाँ पे इंटरलॉकिंग सिस्टम पे बात कर रहा हूँ। तो इंटरलॉकिंग सिस्टम में क्या होता है? या तो मैं सेल्स का इम्पैक्ट दिखाऊं या मैं कॉस्ट का इम्पैक्ट दिखाऊं। हम क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स हैं तो हम रेवेन्यू का इम्पैक्ट दिखाएंगे, कॉस्ट का इम्पैक्ट नहीं दिखाएंगे। मुझे ये पता है मैंने XYZ लिमिटेड को 5000 का सामान बेचा। मैंने XYZ लिमिटेड को क्या बेचा? कैश या क्रेडिट नहीं लिखा, लेकिन XYZ लिमिटेड क्या है? कंपनी है। और जब भी ट्रांजैक्शन में किसी ना किसी कंपनी की इन्वॉल्वमेंट होती है तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये एक अदर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मानते हो सारे इस बात को? पहले ये बताओ, मैंने सेल्स की, सेल्स इज इक्वल्स टू रेवेन्यू। रेवेन्यू जब जब बढ़ता है तो क्रेडिट साइड पे जाता है, तो मैं यहां पर सेल्स मेंशन कर दूंगा या फिर सेल्स रेवेन्यू मेंशन कर दूंगा। दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों का एक ही मतलब है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप सेल्स मेंशन कर रहे हो या सेल्स रेवेन्यू मेंशन कर रहे हो। कितने का था? 5000 क्रेडिट, तो मुझे ये पता है इसका 5000 डेबिट भी होगा। अब ये जो मैंने सामान बेचा है, ये क्या सामान है मेरे पास? ये मेरे पास सामान वो है जिसकी मैं ट्रेडिंग कर रहा था। ये सामान मेरे पास क्या है? जिसकी मैं ट्रेडिंग कर रहा था। इन अदर वर्ड्स मैंने अपनी इन्वेंट्री बेची है। और जब जब मैं इन्वेंट्री बेचता हूं तो या तो मैं यहां पे मेंशन करूंगा अकाउंट रिसीवेबल, या फिर मैं यहां पे मेंशन करूंगा ट्रेड रिसीवेबल। मैं क्या क्या मेंशन कर दूंगा? या तो अकाउंट रिसीवेबल या फिर ट्रेड रिसीवेबल। एक ही मतलब है दोनों का। मैं अकाउंट रिसीवेबल के नाम से लिखूं या मैं ट्रेड रिसीवेबल के नाम से लिखूं, एक ही मतलब है। आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई फॉर 700 कैश। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई फॉर 700 कैश। यहां पे मेंशन है कि मैंने साथ नहीं, बल्कि सॉरी यहां भी मेंशन नहीं है कि मैंने कैश पे बेचा या क्रेडिट पे बेचा।
लेकिन यहाँ पे क्या कंपनी इन्वॉल्व है? नहीं। और जब भी ट्रांजैक्शन दो इंडिविजुअल के दरमियान होती है तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि ये एक अदद कैश ट्रांजैक्शन है। तो सेल्स तो मेरी हो जाएंगी क्रेडिट एज यूजुअल। कितने से? 700 से। अब ये 700 डेबिट है तो सॉरी 700 क्रेडिट है तो 700 डेबिट भी होना चाहिए। मैंने कैश पे सामान बेचा है, कैश बढ़ गया होगा, कैश एसेट है और एसेट जब जब इंक्रीज होता है तो डेबिट हो जाता है। कोई मसला यहां तक? आगे बढ़ते हैं। XYZ लिमिटेड रिटर्न गुड्स टू अस 500। XYZ लिमिटेड ने हमसे सामान खरीदा था उधार पे, ऐसा ही है। XYZ लिमिटेड ने हमसे सामान खरीदा था उधार पे। अब जब XYZ लिमिटेड वो सामान मुझे वापस कर रहा है तो उसने पैसे तो अभी तक नहीं दिए मुझे, तो मेरा बेसिकली उधार जो उसने लिया हुआ था वो कम हो जाएगा। जो XYZ लिमिटेड को मैंने उधार दिया था वो किस नाम से रिकॉर्ड किया था मैंने? अकाउंट रिसीवेबल के नाम से। अब मैं वो उधार कम कर रहा हूं तो मैं अपना अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दूंगा। कितने से? 500। अब मुझे ये पता है कि 500 क्रेडिट हो रहा है तो 500 डेबिट भी होगा। डेबिट में किस चीज को करूंगा, इस पे बात कर लेते हैं। ये सामान जो मैंने बेचा था मेरे पास वो वापस आ रहा है, और जब भी बेचा हुआ सामान मेरे पास वापस आता है तो मैं उसको रिकॉर्ड करता हूं बाय द नेम ऑफ सेल्स रिटर्न। किस नाम से रिकॉर्ड करता हूं? सेल्स रिटर्न के नाम से रिकॉर्ड करता हूं। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर वाई रिटर्न गुड्स टू अस $50। कहीं नहीं लिखा हुआ कैश या क्रेडिट, लेकिन हमें पता है कि हमने मिस्टर वाई को कैश पे सामान बेचा था। अब जब मिस्टर वाई हमें सामान वापस कर रहा है तो मेरा सेल्स रिटर्न तो आ जाएगा एज इट इज, क्योंकि वो बेचा हुआ सामान वापस लेकर आ रहा है। मैंने मिस्टर वाई को सामान के अगेंस्ट कैश दिया था तो मेरा कैश यहां पर कम हो जाएगा। किस नाम से? कैश के नाम से। 50 डेबिट एंड 50 क्रेडिट। पेड हैबिट लिमिटेड 1500 बाय चेक। बेटा याद करो, कभी हैबिट से फर्नीचर खरीदा था, अब उसको पैसे भी देने हैं। हैबिट से हमने फर्नीचर खरीदा था 2000 रुपए का, उसको 120 रुपए का फर्नीचर हमने वापस कर दिया था, उसको हमने टोटल पैसे देने थे 1880 रुपए। अब 1500 रुपए में उसको वापस कर रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि मेरी उधारी जो है वो 1500 रुपए से कम हो जाएगी। तो मुझे यह पता है कि 1500 डेबिट होगा और 1500 क्रेडिट होगा। $1500 डेबिट होगा और 1500 क्रेडिट होगा। किस नाम से? हैबिट की जो लायबिलिटी थी मैंने रिकॉर्ड की थी सन्ड्री पेबल के नाम से। किस नाम से रिकॉर्ड की थी? सन्ड्री पेबल के नाम से। तो वो लायबिलिटी अगर मेरी खत्म हो रही है तो मैं सन्ड्री पेबल को क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। अगर मेरी लायबिलिटी खत्म हो रही है तो मैं सन्ड्री पेबल को डेबिट कर दूंगा। और मैंने हैबिट को जो पैसे दिए हैं, मैंने पैसे कैसे भेजे हैबिट को? बैंक के थ्रू। कैसे भेजे पैसे वापस मैंने हैबिट को? बैंक के थ्रू। तो मेरा बैंक बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा, तो मैं बैंक को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। ये चीज समझ आती है? आगे बढ़ते हैं। ABC PLC पेड अस देयर अकाउंट बाय चेक। ABC PLC, ABC नहीं है, XYZ होना चाहिए। XYZ लिमिटेड पेड अस देयर अकाउंट बाय चेक। XYZ लिमिटेड पेड अस देयर अकाउंट बाय चेक। मैंने कभी XYZ लिमिटेड को सामान बेचा था 5000 का, उसमें से 500 रुपए उन्होंने मुझे वापस कर दिए थे। कितने वापस कर दिए थे? 500 का सामान उन्होंने मुझे वापस कर दिया था। तो XYZ लिमिटेड से मुझे बैलेंस कितना लेना था? 4500। और अब यहां पर ये मुझे बता रहा है कि XYZ लिमिटेड ने अपना पूरा अकाउंट मुझे वापस कर दिया है। XYZ लिमिटेड ने अपना पूरा अकाउंट मुझे वापस कर दिया है। ये चीज समझ आती है? XYZ लिमिटेड पेड अस देयर अकाउंट बाय चेक।
XYZ लिमिटेड ने मुझे चेक के थ्रू पैसे दिए, तो मेरा बैंक जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और बैंक जब जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट हो जाता है। अब XYZ लिमिटेड को जब मैंने सामान बेचा था तो मैंने अकाउंट रिसीवेबल के नाम से रिकॉर्ड किया था ना, अब यही अकाउंट रिसीवेबल मेरा खत्म हो जाएगा क्योंकि XYZ लिमिटेड ने अपना सारा पैसा मुझे दे दिया। बेटा ये आपकी डबल एंट्री खत्म हो गई, वो 21 सिनेरियो की जो हम लोगों ने किए थे। किसी का कोई सवाल है यहां तक तो अभी पूछो।